अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? रोजे सबके ठीक जा रहे हैं। अच्छा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान का इतना बाबरकत महीना है। जो भी दुआ करें सब लाजमी याद रखें। अच्छा जी, आप लोगों का ये जो सेशन है जिसके लिए आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया गया है, बहुत सारे बाहर के बच्चे हैं उनके साथ लिंक शेयर किया गया है, ये है क्या चीज़ और ये किस लिए स्टार्ट किया जा रहा है? मैं थोड़ा सा आपको ना बता देती हूँ इसके बारे में। ये जो पीपीएससी एफपीएससी के जितने भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं ना, आपके 100 एमसीक्यूज वाले, जिसमें आपके 10 to 11 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। इन सब की तैयारी जो है इस सेशन में करवाई जाएगी। मतलब जितने भी वन पेपर एग्जाम्स है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर वाला भी आ जाएगा, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, जितने भी असिस्टेंट हैं सबका। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी तैयारी इसी एक सेशन में होगी। और ये नहीं है कि आपको एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाया जाएगा, आपको इन डिटेल एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, एक एक चीज जो है आपको इन डिटेल पढ़ाई जाएगी। 2 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन है। डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस हैं और डेली बेसिस पे ही आपके जो है टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। और अगर फी की बात करें तो फी जो है, अभी रमजान का डिस्काउंट चल रहा है और फी इंतहाई मुनासिब है। 9,000 इसकी फी है 2 मंथ्स की कंप्लीट सेशन की। अभी जो डिस्काउंट के बाद जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है, फी जो है 6,000 हो जाएगी इस सेशन की। तो जो पहले 20 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनकी फीस जो है वो 6,000 होगी 2 मंथ्स की। और इसके अलावा इसमें यह है कि आप लोगों को मटेरियल इंशाल्लाह, जो 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 बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो है ईद के बाद प्रॉपर हर चीज़, पास पेपर्स भी सॉल्व और हर चीज़ वो अलग से शेयर की जाएगी। वो इसमें नहीं है वो, लेकिन वो शेयर लाजमी की जाएगी आप लोग। ठीक है। अच्छा चलें यार, स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले तो मैं आपको क्योंकि ये सेशन जो हमारा है ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड है। इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पंजाब पुलिस में सीट्स आई हैं उसके अबाउट है। तो मोस्टली जो डिस्कशन होगी वो एक तरह से समझ लें आप इसी के अबाउट होगी। तो मैं आपको हल्का सा पहले सिलेबस का टच दे देता हूँ कि सिलेबस इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर के क्या क्या है। तो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर इन पंजाब पुलिस, इसका सिलेबस जो होगा, सिलेबस लिख लें आप। अच्छा, 20% होगा, मतलब 20% मीन 20 एमसीक्यू किसके होंगे जी? कंप्यूटर के होंगे। ठीक है। और 80% किसके होंगे जी? अ, आप जीके कहते हैं या जनरल पेपर कहते हैं, चले जीके ही लिख लेते हैं कि 80% क्या होगा इसमें? जीके होगा। अच्छा, अभी कंप्यूटर की मैं मजीद आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में ये जो 20 एमसीक्यू हैं ये कहाँ कहाँ से आएंगे। अच्छा, इसमें से ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ पंजाब पुलिस के जो पेपर होते हैं ना, एसआई और एएसआई के, उनकी बेस पे आपको बता रहा हूँ। और होता भी ऐसा ही है, कंफर्म होगा भी ऐसे ही। इसमें से जो आपके 13 से 14 एमसीक्यूज होंगे वो आएंगे एमएस ऑफिस में से। ये आएंगे एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें से 13 से 14 एमसीक्यूज आपके कंफर्म आएंगे। ठीक है। और जो बाकी होंगे 6 से 7 एमसीक्यूज, वो आपके अदर अदर चीजें होंगी, जिसमें वो आपको इंटरनेट के रिलेटेड चीजें पूछेंगे, ईमेल के रिलेटेड चीजें पूछेंगे, आपकी जो करंट एप्लीकेशंस चल रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और इनके बारे में पूछेंगे। और इन 6-7 में से मजीद मैं आपको बताऊं तो 1 या 2 एमसीक्यू, एक या सर, आप अपना माइक ऑन कर लें, मैंने ज़रा सबको अनम्यूट म्यूट किया था। सॉरी। अच्छा, 6 से 7 एमसीक्यूज आपके आएंगे उधर, जिनमें से इंटरनेट आपका आ जाएगा, विंडो आ जाएगी, ये आपकी कंप्यूटर जनरेशन आ जाएंगी। और मतलब कि इस तरह की जो अदर बाकी जितना भी डेटा रहेगा ना वो 6 से 7 एमसीक्यूज में आएगा। और इन 6 से 7 में से मजीद मैं आपको ये मतलब कि सेपरेट कर देता हूँ कि 1 या 2 नंबर के वो फाउंडर पूछेगा या करंट हेड पूछेगा। करंट हेड लाजमी पूछते हैं।
ठीक है, मतलब कि 4 से 5 एमसीक्यूज हमारे बच जाएंगे अदर। तो उसमें से हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इंटरनेट पे, इंटरनेट के रिलेटेड चीजें, और ये विंडो के रिलेटेड जो चीजें होंगी उस पे, या सिंपल कह लें डेस्कटॉप जो कंप्यूटर का होता है, पीसी का जनरेशन वगैरह, उसमें हम फोकस करेंगे। सबसे ज्यादा मेन फोकस हमारा होगा इस पे, 13 से 14 नंबर वाले पोर्शन पे, एमएस ऑफिस पे। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा और खुद करवाऊंगा सारा। एमएस वर्ड भी खुद करवाऊंगा, एक्सेल भी, पावर पॉइंट। ठीक है, ये तो रह गई हमारे कंप्यूटर की बात। अभी आ जाए जीके में। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जीके बताता हूँ, जीके कहाँ से आएगा, या जीके की क्या क्या रूटीन होती है। अच्छा जी, अब मैं जीके की बात कर लेता हूँ। तो जीके तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीके कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। जीके ऑलमोस्ट कोई 9 से 10 सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं, जिसको नाम दे दिया गया है जी जीके का। अच्छा, इसमें मैं बात करूं, जो सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी पाक स्टडी की। ठीक है, पाक स्टडी में से आपका कन्फर्म पेपर हमेशा हमेशा सब इंस्पेक्टर के पेपर में, या कोई भी जनरल वन बीपीएससी का पेपर होता है, तो उसमें जो पाक स्टडी का पोर्शन होता है वो हमेशा 21 से 25 नंबर का होता है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल करवाऊंगा, इन डिटेल, और करंट आपको 2024 तक सारी करवाऊंगा। इसको इंडो पाक हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं। और ये क्या है, ये मतलब कि स्टैटिक डेटा है। स्टैटिक डेटा ऐसा है कि अनचेंजेबल, ये चेंज नहीं कभी होगा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अगर बना है तो वो वही डेट रहेगी, पीछे से आके कोई नया शहजादा ये नहीं कहेगा कि जी वो 16 अगस्त को बन गया था। ठीक है, ये स्टैटिक डेटा है, और ये जैसा लिखा हुआ है बुक्स में वो जूं का तू ही याद करना है। और इंशाल्लाह वो मैं आपको कराऊंगा भी। तो सिर्फ आपकी तरफ कोई मसला होगा, इंटरनेट ठीक है यहाँ पे। अच्छा, पाक स्टडी। उसके बाद आ जाए जी, सेकेंडली इसके बाद पोर्शन हमारा जो फोकस होना है वो होना है जी उर्दू पे। उर्दू 10 नंबर की होगी जी, कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद होगी जी इंग्लिश। इंग्लिश आपकी 11 से 13 नंबर के दरमियान होगी। ठीक है, 11 से 13 नंबर के बिटवीन आपकी इंग्लिश होगी। अच्छा, उसके बाद है इस्लामिक स्टडी। ये आपकी 7 से 8 नंबर की होनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी ज्योग्राफी। ये आपकी 6 से 7 नंबर की होगी। कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया पहले। अच्छा जी, अब रह गई हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के दूसरे ममालिक की हिस्ट्री। तो ये भी पक्की आपकी 8 से 10 नंबर की होती है। और फिर रह गया जी पीछे जनरल साइंस एंड एबिलिटी, या इसको कहते हैं एवरीडे साइंस, ईडीएस। ये भी आपकी 7 से 9 नंबर की आती है। ठीक है जी। तो और फिर रह गया करंट अफेयर। करंट अफेयर के दो पोर्शन बनते हैं, एक है जी वर्ल्ड अफेयर और एक है पाकिस्तान अफेयर। तो इसमें से आपका 4 से 5 नंबर का पेपर बन जाता है। और बाकी इससे हटके अगर कुछ रह जाएंगी चीजें तो वो सारे के सारे जीके में आ जाएंगे। और जीके के चंद एक टॉपिक्स हैं मेरे, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको लिखाए हुए हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट। इसने म्यूट किया है अभी। अच्छा, वो सिंपल मैं आपको बताऊं, जीके के जो प्रॉपर सब्जेक्ट बनते हैं वो ऑलमोस्ट आपके, सॉरी, सब्जेक्ट टॉपिक जो आपके जीके के बनते हैं वो 5 से 6 टॉपिक्स हैं। मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स किसी भी एक तरह से कह लें सब्जेक्ट में ऐड नहीं हो सकता। आप यहाँ से किसी भी, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में ऐड करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा, नहीं होगा वो एक अलग से टॉपिक है स्पोर्ट्स का। अच्छा, इसी तरह आप आ जाए जी, इसमें आ जाए जी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किसी में भी ऐड नहीं हो सकती। तो इसी तरह वो टॉपिक्स मैंने उसके बाद ये कुछ और भी चीजें हैं, कैलेंडर्स के रिलेटेड चीजें हैं, वो भी हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 6 से 7 टॉपिक्स हैं जीके के जो बनते हैं, जो कि किसी भी इन ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में वो ऐड नहीं हो सकते, इनमें हम उनको जम नहीं कर सकते। तो एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोनॉमी तो जनरल साइंस का पोर्शन बन गया यार साहब, वो जनरल साइंस में आता है। माइक कनेक्ट ही है मेरा यार। ठीक है जी, तो ये है आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर का, या
कोई भी वन पेपर का पैटर्न यही होता है इन सब्जेक्ट का, लेकिन उसमें डिफरेंस जो आता है वो जीके और ये कंप्यूटर साइंस में आ जाता है। वो ऐसे आता है कि अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर से हट के कोई पेपर हो ना, तो यहाँ पे जो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है ये बन जाता है 7 से 8 नंबर का, उसमें पेपर बन जाता है और बाकी सारा जीके में ऐड हो जाता है। ठीक है जी जी, वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारा कुछ नेट वगैरह वो आपको करवाएंगे ना, परेशानी लें। तो मतलब कि यही जो आपका है, ये अभी मैं आपको सीट्स बता दूं ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, या ये सेशन में आपको बता देता हूं कि जिसमें ये सारी चीजें आपकी होंगी। तो पहला है एडी लेबर, एडी लेबर एंड इंस्पेक्टर। एडी लेबर इनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि इनके पेपर अभी लेट है। ये एडी लेबर और एडी इंस्पेक्टर के जो पेपर हैं इनके पेपर अभी लेट हैं, तो इनके लिए सेशन ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, ये ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की सीट्स आई थी अभी रिसेंटली, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर उसके लिए। और जितनी भी असिस्टेंट की सीट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, असिस्टेंट 16 स्केल की जो सीट्स आती हैं असिस्टेंट पे, उन सब के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक तरह से। और आप अभी रिसेंटली बात चल रही थी, वो मैम से किसी ने कोई पूछा था कि वो गारंटी वाली, तो गारंटी मैं आपको इस चीज की दूंगा कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर वो आप अच्छे से करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप पेपर रिटन टेस्ट अपना क्लियर कर जाएंगे। वो मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या गारंटी है, फिर तो कोई गारंटी ना होगी ना। तो जो मैं चीजें आपको करवाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी आपने करनी है। ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक होगा हमारा, ये हिस्ट्री का पोर्शन ही हम लेके आए हैं, तो ये मैं आपको कनेक्टेड करके पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को। ठीक है, और इसमें करंट अफेयर्स के भी मामला हल हो जाएंगे और जीके का भी पोर्शन इसमें आ जाएगा। मतलब ये चार चीजें मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आज आपको करवाने लगा हूँ जी। पैलेस्टाइन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर बात करो तो जो हिस्ट्री में चले मैं ये रेज कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? जी जी, नेक्स्ट जॉब आपकी मैं अगर आपको बताऊं तो एक्साइज में आ रही है, मोस्ट सीट्स आ रही हैं, 100 सीट्स आ रही हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की। और ये सबसे एक तरह से कहें तो बीपीएससी में जितनी सीट्स आती हैं ना, तो तीसरे से चौथे नंबर पे ये सीट्स हैं जो कि कारआमद साबित होती हैं। और बहुत बड़ी सीट्स है, इवन के ये बहुत से डिपार्टमेंट की 18 स्केल से बड़ी सीट्स काउंट होती हैं ये एक्साइज वाली। अभी मैं आपको वो चीजें बताना नहीं चाहता, वो वजह ये है कि इसमें खांचे बहुत लगते हैं, इस वजह से ये सीट्स फिर इसलिए काउंट की जाती है। तो देख लें आप, अगर आपका एक्साइज में जाने का दिल हो तो बहुत बहुत अच्छी सीट्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सीट्स अभी अनाउंस होंगी। और ये असिस्टेंट पीपीएससी, खुद पीपीएससी के डिपार्टमेंट में खुद सीट्स आने वाली हैं जी, 32 सीट्स हैं। वो भी मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया था, 32 सीट्स हैं पीपीएससी में जो खुद अपना डिपार्टमेंट में वो बंदे रखेंगे। मतलब कि अगर आप पीपीएससी में लग गए तो फिर आपको और क्या चाहिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अभी। ये अभी बेटा आप इन बातों में ना पढ़ोगे क्या चीज होता है क्या नहीं होता। जी, अच्छा जी, हमारा टॉपिक है पैलेस्टाइन हिस्ट्री। पैलेस्टाइन हिस्ट्री भी कह सकते हैं आप इसको, इसराइल हिस्ट्री भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वही कह लें। ठीक है, पैलेस्टाइन हिस्ट्री या इसराइल हिस्ट्री, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ाने का मेरे ओल्ड स्टूडेंट को पता है। यार मेरी आवाज कम कैसे हो सकती है यार, मैं इतना तो ऊंचा बोल रहा हूँ और मैं कैसे बोलूँ यार। मैम बाकी आप बताइएगा सबको, मेरी आवाज से इशू आ रहा है? यार क्लियर है यार, मेरी आवाज कैसे हो सकती? ठीक है, आवाज क्लियर है आपकी तरफ है, ये देख लें कमेंट, आप ये खुद पढ़ ले, मैंने तो इनको इनमें से किसी को नहीं कुछ कहा। चलें ठीक है, गुड हो गया। अब बस करें यार। अच्छा, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है हिस्ट्री पढ़ाने का मेरा मेरा हमेशा यही मेथड रहा है कि मैं आपको सबसे पहले उस इलाके की ज्योग्राफी बता देता हूँ कि इस इलाके की ज्योग्राफी ये है। ज्योग्राफी मतलब कि उसका मैप मैं बता देता हूँ। और मैप तो फिर पता ही है मैं वो कैसे करवाऊंगा।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैलेस्टाइन में आपका, सबसे पहले मैं आपको इसका मैप करवा देता हूँ। मैं पहले आपको मिडल ईस्ट पूरे का मैप बना के दूंगा और उसके बाद फिर इसराइल का अलग से मैप बना दूंगा। चलिए पहले मैं आपको मिडल ईस्ट का पूरा बना देता हूँ। ये है जी आपका पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का मैप। अच्छा जी, ये कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं ड्रा करता हूं ऐसे इसको साथ साथ ड्रा करें, आपको फिर ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये देख लें जी, ये है किंगडम ऑफ सऊदी, ये मैं सेकंड दूसरी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये है जी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये यमन। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। वो असल में आदत पड़ी हुई है ना, मैं जब अपने ओल्ड स्टूडेंट को बताता हूँ तो मैं जस्ट वाई और पहला पहला लफ्ज लिखता हूँ। तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, या जिसको आप एज दुबई के नाम से ही जानते हैं। और ये है जी कतर, और ये है बहरेन, और ये है जी, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, कतार। ठीक है, तो ये है जी बहरेन। अभी मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट से कहूंगा कि कोई मुझे स्टोरी बताए इन सब मुल्कों को याद करवाने की, मैंने उनको याद करवाई हुई है। और उसके बाद ये है जी कुवैत, और उसके बाद ये है ईरान, ये है जी इराक, ये है सीरिया जिसको आप कहते हैं जी, आपने उर्दू में पढ़ा होगा शाम, ये है जी टर्की, और ये है जी जॉर्डन। एक सेकंड, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जॉर्डन। ये है जी जॉर्डन, या जिसको आपने पढ़ा होगा उर्दन। ठीक है जी जी, बोल दें फिक्रा जिसको भी आया है ना। चलें। अच्छा, उसके बाद ये है इसराइल या पैलेस्टाइन। इसको आप दोनों कह सकते हैं, इसराइल भी कह सकते हैं या और पैलेस्टाइन भी कह लें, फलस्तीन मतलब। ठीक है, तो ये देख लें, ये कितना है मुल्क, देख लें ये। और अब ये करंटली अगर इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो ये 2000 2030 में ये मतलब कि कंपेयर करेगा चाइना की इकोनॉमी को, जो इन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट दिया है करंट अफेयर में। अभी जो असीज के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा डॉन न्यूज में। तो ये 2030 में चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करेगा। तो अभी ये यूके की इकोनॉमी को रिसेंटली उसको कंपेयर करने लगा है। इकोनॉमी में आ जाए, और उसके बाद फिर अगर वेपन में देखें तो वेपन में दुनिया में चौथे नंबर पे मुल्क है जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। और इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसका जो आयरन डिफेंस सिस्टम है रिसेंटली वो हमास ने ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी वो अनबिलीवेबल इनका डिफेंस सिस्टम है। चलिए उस पर बात करेंगे फिर। ठीक है, तो ये है आपका मिडल ईस्ट। अभी इसमें रिसेंटली और भी कंट्रीज आती हैं। अगर मैं आपको इस तरफ से बात करूं मिडल ईस्ट में, यहाँ से ये अफ्रीका सारा शुरू हो जाता है, यहाँ से ये सारा अफ्रीका है यहाँ से, और इधर से ये देखें ये साथ ही पाकिस्तान आ गया, ऊपर ये सेंट्रल एशिया आ गया, यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया आ गया, और यहाँ पे साथ क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अभी वो स्टोरी बताएं कोई है तो जल्दी से बताएं, जो मेरे पुराने हैं स्टूडेंट्स, चले इनको याद हो जाएगी। हाँ, कोई चलें बताएं। यमन, ओमान वाला, यूएई, कतर वाला। चले मैं ही बता देता हूँ, फिर नहीं है ना कोई। चलें। अच्छा, ये है, ये वो मिलकर दुबई गए। ये वो पहले दुबई, अच्छा क्या, पीएससीआईपी के पेपर में एमसीक्यू सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं बस। अभी प्लीज कमेंट थोड़ा सा परहेज करें, अभी मेरे लेक्चर पे तवज्जो दे, उसके बाद मैं आपको पूरे 15 से 20 मिनट दूंगा। आप अपनी अच्छी से डिबेट कर लेना, आप आपस में भी डिबेट कर लेना और मुझसे भी कर लेना। मैं आपको आपके सारे आंसर दूंगा। अभी सिर्फ मुझे सुन लें, आप ये लेक्चर को सुन लें, ये अभी मुझे समझाने दे सारा, उसके बाद फिर जस्ट इस कॉर्नर को हम पढ़ेंगे, इसराइल वाले कॉर्नर को, बाकी को अभी नहीं पढ़ना।
बाकी मैं पढ़ाऊंगा सही, लेकिन अभी नहीं पढ़ना। अच्छा, ये वो जब दुबई गए, वो जैसे कहते हैं ना एरा गैरा, तो इसी तरह आप यहाँ पे लफ्ज ले लें कि ये वो जब दुबई गए तो पीछे से कतार लग गई। वो देखा दिखाई में लोग जाते हैं ना, कोई भी मुल्क या कोई भी जगह देख लें, तो ऐसे ले लें, ये वो जब दुबई गए, यूएई गए, तो पीछे से कतार लग गई। और फिर जब वो गए तो वो समुद्र के जरिए थे, जब वो बहर में गए तो बहर में रेन आ गई, तो ये बन गया बहरेन। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया जी, कोट पहन लिए, रेन की वजह से उन्होंने कोट पहन लिए। तो ये ऐसे याद करने, ये वो जब दुबई गए तो पीछे से कतार लग गई, और जब वो बहर में थे तो बहर में रेन आ गई, और फिर उन्होंने रेन की वजह से कोट पहन लिए। तो ये ऐसे मुल्क भी याद रखने हैं आपने, बाकी ये आपको सब याद रह जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। मजीद जब ज्योग्राफी करेंगे तो असल में मैं आपको ये मैप समझाने वाला था, अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, वरना मैं आपको ये ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, ये सारे आपको बाई नेम, बाई कैपिटल, इनके माउंटेन, रिवर सारा करवा देता। अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, जस्ट पैलेस्टाइन हिस्ट्री ही करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें इसराइल किस कॉर्नर पे खड़ा है। अभी ये पाकिस्तान देखें यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसराइल है। और ईरान यहाँ से यहाँ जाके इसकी मतलब इसमें घुस रहा है, और घुसता किस जरिए से है, ये इराक से थ्रू। ठीक है, और यहाँ से सीरिया है, ये सीरिया भी इस पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और ये दरमियान में मैंने आपको कंट्री बताया नहीं है, ये हिजबुल्ला वाला, ये लेबनान है, वो जो छोटा सा मैंने बनाया है, ये क्या है जी, ये लेबनान है, हिजबुल्ला वाला। ठीक है, तो अभी रेज कर रहा हूँ, बस जस्ट आपको मैप समझाना था कि इसराइल खड़ा कहाँ पे है। अभी इस पे बात करते हैं, इसराइल पे। जी जी, इजिप्ट साथ है इसके। अच्छा चलें, अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको पहले पैलेस्टाइन का प्रॉपर इसका मैप बना देता हूँ। जो मैप है वो तो मैंने जस्ट आपको, एक दो तरह के मैप होते हैं, आपको पता है, एक फिजिकल मैप होता है और पॉलिटिकल मैप होता है। तो वो एक तरह से आपका था पॉलिटिकल शक्ल, मतलब कि एक तरह से कह लें मोटी मोटी शक्ल ऐसे थी, लेकिन अगर उसको डीपली बताएं तो वो मैं डीपली आपको बना के दिखाता हूँ कि डीपली शक्ल उसकी कैसे है। तो डीपली इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी ऐसे है। ठीक है, ये है इसकी डीपली शक्ल, ये यहाँ तक कॉर्नर तक ले आए इसको। अच्छा, ये है जी आपका लेबनान, ये सारा का सारा है जी इसराइल। इसराइल इतना है नहीं जितना मैंने बना दिया बस, लेकिन आपको समझाने के लिए। जा जा। अच्छा, ये है जी जॉर्डन, जो भी मैंने आपको लिख के दिया, अभी ये भी मैं रेज कर दूंगा, बस आपको मैं समझाने के लिए। ये है आपका इसराइल, ठीक है, और ये है जी लेबनान, और ये ऊपर है जी सीरिया। ये क्या है, सीरिया, शाम। ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आएगी इसके इर्द गिर्द कौन से कंट्री हैं, तो ये आप देख लें इसके आसपास कौन से कंट्री हैं, ये पता चल गया। अभी इसराइल को जस्ट पढ़ते हैं, ये जस्ट आपको समझाना था। चलें, ये जॉर्डन वाला मैं इस साइड पे लिखा रहने देता हूँ, जॉर्डन वाला। चलिए, इसका मैं आपको अभी बड़ी बड़ी चीजें बता देता हूँ जो आपने सुनी होंगी लेकिन आपने देखी नहीं होंगी। आज चलें, आज आप देख भी लें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, यहाँ पे इसकी और इसकी पानी वाली यहाँ पे है जी, इसके मेडिटेरेनियन सी इसको लगता है, मेडिटेरेनियन सी, ये सी लगता है। और यहाँ से इसको नीचे कौन सा लगता है, नीचे से इसको रेड सी लगता है, यहाँ पे इसको रेड सी लगता है। और ये इधर से फिर नीचे सऊदी अरब इसको लगता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। और ऊपर से सीरिया और वो सारा आपको देख लिया। चलें, इसकी मोटी मोटी चीजें देख लें। अच्छा, इस मेडिटेरेनियन सी के किनारे पे इसका जो एक तरह से शहर है उसको कहते हैं जी गाजा, जहां पे आजकल जंग चल रही है। यहाँ पे क्या है जी, गाजा, गाजा स्ट्रिप। ये एक तरह से मैंने स्ट्रिप बनाई है, ये गाजा स्ट्रिप बनाई थी ओस्लो अकॉर्ड जब हुआ था 1992 में, उसमें ये गाजा स्ट्रिप बनाई गई थी, वो अभी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे, ये सॉरी, अच्छा ये यहाँ पे है जी इसका
वेस्ट बैंक। यहाँ पे क्या है जी, वेस्ट बैंक, आपने नाम सुना होगा वेस्ट बैंक। यहीं पे लिख देता हूँ वेस्ट बैंक। और इसी वेस्ट बैंक के अंदर ही आपके पीएलओ भी है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी है पीएलओ, या जिसको वो अल हमास भी कहते हैं। सॉरी, अल हमास गजा में है। गजा में क्या है, हमास है। हमास एक तंजीम है, अभी इसकी मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। और जो वेस्ट बैंक में पीएलओ, या इसको क्या यहाँ पे क्या है, अल फतेह, अल फतेह, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पीएलओ भी इसको कहते हैं और इसको अल फतेह भी कहते हैं, ये वेस्ट बैंक में। और यहीं पे यहीं पे है जी आपकी बैतुल मुकद्दस भी यहीं पे है, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस वो भी यहाँ का, वो भी यहीं पे है। मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मुकद्दस यहीं पे है। और यहीं पे क्या है जी आपका, वो यरूशलेम भी है। यरूशलेम भी यहीं पे है, वेस्ट बैंक में ही है यरूशलेम। ठीक है, वेस्ट बैंक में ही है। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं। हालांकि ये है ईस्ट में, इसराइल के देखें ये है ईस्ट में, लेकिन इसको वेस्ट बैंक कहते क्यों है। तो जनाब मैं आपको बताता चलूं, ये जॉर्डन और इसराइल के बिटवीन एक रिवर है। इस रिवर, ये रिवर है, ये रिवर जा रहा है, इसको कहते हैं जॉर्डन रिवर, जिसका बाइबल में सबसे ज्यादा जिक्र है। ये कौन सा है जी, जॉर्डन रिवर। तो जो ये इलाका है ये सारा वेस्ट, ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है। ये देखिए इस साइड पे वेस्ट में है, तो दैट्स वाई वेस्ट बैंक इज कॉल्ड वेस्ट बैंक। ठीक है, तो ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में होने की वजह से इसको नाम दिया गया है जी, वो वेस्ट बैंक। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, अब इसकी हम मजीद इसकी पोर्ट्स वगैरह भी आपको फेमस बता देता हूँ, जो कि आगे इन फ्यूचर में उनका नाम भी आएगा। जॉर्डन की पोर्ट है जी, पोर्ट उकाबा, या अकबा पोर्ट भी उसको कहते हैं, अकबा पोर्ट। और इसराइल की साथ ही यहाँ पे पोर्ट है ईलाट पोर्ट, ईलाट। पोर्ट ऑफ हैफा भी यहाँ पे है इनकी, हैफा पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ऑफ एकड़ा भी है, एकड़ सिटी है इनका, एकर पोर्ट कह लें या एकर सिटी कह लें, एक ही बात है। ये सारे किस किस किनारे पे हैं, ये सारे मेडिटेरेनियन सी पे हैं ये सारे। ठीक है, लेकिन इलाट पोर्ट कहाँ पे है, ये इलाट सी रेड सी में। ये अक्सर पूछते हैं कि इलाट पोर्ट कहाँ पे है और हैफा पोर्ट कहाँ पे है। हैफा पोर्ट ये मेडिटेरेनियन सी के शोर पे है, और ये जो इलाट पोर्ट है ये रेड सी के शोर पे है। तो ये इसका मैप अभी देखिए, गाजा यहाँ पे है, वेस्ट बैंक यहाँ पे है। अभी मैं आपको ये बताता चलूं, ये दरमियान वाला तो सारा रह गया इसराइल, ये दो मिल के बनाते हैं जी फलस्तीन। ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा मिलकर बनाते हैं फलस्तीन। अब है क्या, गाजा वाले चाहते हैं कि जो ये इलाका इसराइल के अंडर भी है ना, ये भी सारा इलाका हमारा ही है। पहले समझ लें बात को। अब जो वेस्ट बैंक वाले हैं वो कहते हैं कि ठीक है यार, जो यहूदी इस पे कब्जा कर लिया वो यहूदियों का हुआ, जो हमारे पास है वो हमारा हुआ। मतलब कि कह सकते हैं आप कि जो पीएलओ वाले हैं ये न्यूट्रल जमात है, न्यूट्रल कह लें कि, या ऐसे कह लें कि लड़ने वाली नहीं है। ये चाहते हैं कि जो इलाका उन्होंने जिस पे कब्जा कर लिया वो उनका है, जिन पे हमारा कब्जा है वो हमारा है। और इन्हें आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट, खैर नहीं कहना चाहिए, ये लफ्ज नहीं है, मैं सूट नहीं करता, लेकिन ये एक तरह से आप कह लें थोड़े रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस, मतलब कि ना नेशनलिस्ट कह सकते हैं आप। इनको आप नेशनलिस्ट कह सकते हैं। कहते हैं जैसे वो, आपको पता है वो कार्ल मार्क्स ने भी काफी सारी थ्योरीज वगैरह लिखी हैं इस पे, तो इनको आप नेशनलिस्ट कह सकते हैं। आजादी पसंद कह लें, हाँ बिल्कुल ये लफ्ज ठीक रहेगा, ये लफ्ज बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो ये इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है पीएलओ और ये हमास में। इसी वजह से ये दो जमातें आपस में मिलती नहीं है। अभी देखें जो डिबेट्स हो रही है, अभी इनका जो एग्रीमेंट, ट्रीटीज इनकी हो रही है, एग्रीमेंट्स इनके दिन ब दिन वो रेजोल्यूशन भी आ रही है, कभी किस मुल्क में कभी किस मुल्क में, जो इनकी वो सुलह के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जो अल फतेह और ये पीएलओ है ये पेश पेश है, ये चाहते हैं किस तरह सुलह हो जाए। तो अभी वो अभी मजीद उसको आगे जाके ना डिस्कस मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे आपको समझ आ गई पीएलओ क्या है, हमास कहाँ पे है, और अल फतेह क्या है, क्योंकि ये नाम आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे। ठीक है, चले जी। अच्छा, अब इसकी मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी खबरें, बातें बता देता हूँ। अच्छा जी, इसकी सीक्रेट एजेंसी है, इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। अच्छा, उसको कहते हैं जी
कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं जी नेस्ट। ठीक है जी। और उसके बाद इसकी जो करेंसी है ये वो है जी न्यू शेकल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसका इंडिपेंडेंस डे जो चले, अभी मैं आपको स्टार्ट से ये नबियों के दौर से मैं शुरू करूंगा आपको, अभी जस्ट मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 24 मई 1948। ठीक है, तो ये है इसकी थोड़ी मतलब कि जो ऊपर ऊपर से बातें थी वो मैंने आपको बता दूं। अभी इसकी मैं प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा इसराइल की। तो होता ये है कि जो यहाँ पे मेरे पहले ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। तो फिर ऐसे करते हैं कि मेरी जुबान से जितने भी लफ्ज निकलते हैं वो सारे वो राइट डाउन कर लेते हैं। वो उसको क्योंकि मैं बताता ही एक स्टोरी बना के हूँ, तो जब एक दफा उर्दू में या इंग्लिश में लिखते हैं तो वो दोबारा उनके फिर वो नोट्स भी उनके साथ बन जाते हैं और उनको वो याद भी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी साथ साथ आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप वहां पे ये सब कुछ दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं रेज करने लगा हूँ। लेकिन अच्छा चलें जी, अभी इसराइल की प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसराइल को इसराइल कहते क्यों हैं। ठीक है, वाई इसराइल इज कॉल्ड इसराइल। आपको पता होना चाहिए जी कि इसराइल को इसराइल कहते क्यों हैं। अच्छा, ये अभी आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर यही आप हिस्ट्री क्यों करवा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं, अफगानिस्तान हिस्ट्री, इसराइल हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, इंडो चाइना रीजन हिस्ट्री, ये जो 4 से 5 टॉपिक, कश्मीर कश्मीर तो खैर वो पाक हिस्ट्री में आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक हैं ये ऐसे हैं जो कि हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक ऐसे कि यहाँ पे ये आए गाय बगाए ये ना न्यूज में आते रहते हैं। और ये मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही रहता है, कोई ना कोई यहाँ पे जंग जारी ही रहती है, कोई ना कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो ही जाता है। तो इसलिए एग्जामिनर हमेशा इसको पिक करता है यहाँ से क्वेश्चन, कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन पिक होता है। अफगानिस्तान हिस्ट्री से, अमेरिका से तो लाजिम कहा था, अमेरिका तो फिर वो आप कह सकते हैं, अभी मैं वो लफाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। चलें, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। अच्छा जी, हजरत इब्राहिम आपने नाम सुना होगा। इसराइल को इसराइल क्यों कहते हैं। अच्छा, हजरत इब्राहिम ये आजर के बेटे हैं। ठीक है। अच्छा, हजरत इब्राहिम जिनको अबुल अंबिया, जदुल अंबिया, आइकानोक्लास्ट, ठीक है, ये इनके टाइटल हैं। और उसके बाद इनको जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह भी इनको कहते हैं। इनके थी जी 2 बीवियां, हजरत हाजरा और हजरत सारा। हजरत हाजरा एंड हजरत सारा। अच्छा, इनमें से फिर आगे एक एक इनका बेटा पैदा होता है। हजरत सारा में से पैदा होते हैं जी हजरत याकूब। हजरत हाजरा में से पैदा होते हैं जी हजरत इस्माइल। ठीक है। अच्छा, बाकी जितने अंबिया आएंगे वो यहाँ से आएंगे, और यहाँ से एक ही नबी आएगा जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे जस्ट इस्लामिक स्टडी में। इस वाले पोर्शन को सारे के सारे को हम पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में, लेकिन इसको यहाँ पे हम इसराइल में पढ़ लेंगे। इसको भी पूरा पढ़ेंगे तो इस्लामियात में ही, लेकिन जस्ट इसकी वो हजरत इनकी वजह से ना हिस्ट्री अटैच कर देंगे, हजरत याकूब की वजह से वो हिस्ट्री अटैच कर देंगे, तो फिर ये पैलेस्टाइन हिस्ट्री का पोर्शन बन जाएगा। अच्छा, हजरत याकूब चलेंगे। अब ये लिखा रहे तो अदर अच्छी बात है, वरना कोई नहीं है ऐसा कोई मसला। सॉरी, हजरत याकूब नहीं, हजरत इसहाक है यहाँ पे। यहाँ पे है जी इसहाक। ये हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दो भाई थे। ये है जी, हजरत इसहाक के आगे बेटे पैदा होते हैं जी हजरत याकूब। ठीक है जी। तो हजरत याकूब का टाइटल था जी इसराइल। इनका टाइटल था जी, इनका टाइटल क्या था जी, इसराइल।
इसराइल स्टैंड फॉर बिलव्ड ऑफ अल्लाह, खुदा का बंदा, बिलव्ड ऑफ अल्लाह, खुदा का बंदा। ठीक है, इसराइल स्टैंड फॉर बिलव्ड ऑफ अल्लाह, खुदा का बंदा, इसका ये मतलब था। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था। तो इस वजह ये सारे इस सरजमीन में थे, तो इस वजह से क्या हो गया जी कि इस सरजमीन को फिर नाम दे दिया गया जी, यहाँ के रहने वाले लोगों को फिर कह दिया गया जी इसराइली, या इसराइल मुसलमान भी रहते रहे हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे जो लोग आबाद हुए तो फिर उन्होंने मिलकर इस मुल्क का नाम सेलेक्ट कर लिया जी इसराइल। इसराइल वैसे प्रॉपर नाम जो वो रखते हैं वो 1948 में रखते हैं, इससे पहले इसका नाम फलस्तीन ही था। ठीक है, ये डेविड बेंगोरियन के काम थे, वो इनका पहला प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने फिर ये नाम इसराइल रखा था। ये सारी उसने, ये वो बड़ा मजहबी बंदा था, तो उसने फिर पिछली हिस्ट्री सारी निकाल के ये नाम सजेस्ट किया था इस एरिया के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इसराइल की सरजमीन में होता क्या क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। बाद में आपकी जो क्यूरीज होंगी वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, तो अभी पहले होता क्या, ये सबसे पहले जो ये इलाका था, ये इलाका रहा है जी बेबीलोनियन एम्पायर के अंडर। ये इलाका सबसे पहले अंडर रहा है, अंडर बेबीलोन। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा हो गया होगा माइक ऑफ। ठीक है, अब क्लियर है। हाँ, अब क्लियर है। हाँ ठीक है। अच्छा, बख्त नसर, ये नेबुकदनेस्सर ने सबसे पहले इस सरजमीन पे कब्जा किया। अच्छा, उसके बाद नेबुकदनेस्सर के बाद यहाँ पे अकमेडियन एम्पायर आती है, वो कब्जा करते हैं यहाँ पे अकमेडियन एम्पायर। ये मैंने बातें मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को जो पहले हैं उनको मैंने बताई हुई हैं, लेकिन अब ये प्रॉपर टॉपिक है तो फिर इसके इसलिए स्टार्ट करते हैं। अकमेडियन एम्पायर, अकमेडियन एम्पायर, ये इस इलाके को फतह करते हैं। यहाँ का जो बादशाह था वो साइरस, किंग साइरस, साइरस द ग्रेट, किंग साइरस। ये साइरस ये यहाँ के इलाके को फतह करता है, और यहाँ का साइरस का इसके बाद एक कमेडियन का जो सेकंड रूलर था, सेकंड रूलर इनके लिए सेकंड टेंपल बनाता है। पहला टेंपल इनका बनता है, जो पहला इनकी इबादत का बनाता है वो बनाते हैं जी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सेकंड टेंपल बनाते हैं जी इनके अकमेडियन एम्पायर का जो सेकंड रूलर था वो इनका सेकंड टेंपल बनाता है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये मजीद इलाका आगे अकमेडियन एम्पायर के बाद अभी ये सारी जो बातें अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े ना अच्छे से तब भी आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इस्लामिक हिस्ट्री में भी आपकी ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी डिटेल से आगे इतना जाने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना ये इसमें से खैर पूछते हैं। 320 बीसी को इसको रोमन एम्पायर के एक बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसको फतेह किया था 320 ईदी में। कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसको फतेह किया। ठीक है, इस इलाके को फतेह किया। और उसके बाद यहाँ पे फिर 615 में, 615 आईडी यहाँ पे आ गए जी ससनीड एम्पायर, ईरानी बादशाह वाली ससानीड एम्पायर। हालांकि यहाँ पे हुकूमत किसकी आ गई, ईरान की आ गई। अच्छा, ईरानी ससनीड एम्पायर ने ये रोमन एम्पायर से छीन लिया था इलाका, ये रोमन एम्पायर थी। अच्छा, 615 में, 624 में फिर दोबारा क्या हो जाते हैं, दोबारा यहाँ पे ये दोबारा आ जाते हैं हरकल वाले ना, हरकलीस। ये रोमन एम्पायर यहाँ पे आ जाती है, और वो जिसने फतह किया था उस बंदे का नाम क्या होता है, हरकलीस। ये इंग्लिश मूवी है हरकलीस, आपने देखी होगी शायद, रोमन एम्पायर के रिलेटेड है वो भी। दोबारा रोमन एम्पायर यहाँ पे आ गई।
हमारी जो असल बात स्टार्ट होगी, मैं बताइए, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड जस्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 637 में ये इलाका हमारे अंडर आता है, यहां से आगे इंपॉर्टेंट है सारा। 637 एडी में ये इलाका का किसके अंडर आ गया जी? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको फतह किया। ओरिजिनली इसका फातेह फलस्तीन कहते हैं जी, अबू उबैदा बिन अल जरा अमीनुल उम्मत, उसको इसको फातेह बैतुल मुकद्दस कहते हैं, कंकरूर ऑफ पैलेस्टाइन भी इसको कहते हैं। तो ओरिजिनली उसने फतह किया था, लेकिन उसमें हुक्मरान, उस वक्त हुक्मरान कौन था या मुसलमानों का खलीफा कौन था? वो थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। तो हजरत उमर ने इसको क्या किया, 637 में ये इसके अंडर आ गया। और उसके बाद फिर ये इलाका 661 से 600 सॉरी 750 तक ये रहा है जी अंडर ओटोमान अम्पायर, सॉरी 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 अंडर बनु उमैया, उमैया अम्पायर, हजरत अमीर मुआविया वाली के अंडर रहा है। और उसके बाद 750 से 1258 फिर यहाँ पे किसके रहा है जी? अंडर बनु अब्बासिड, अंडर बनु अब्बासिड। लेकिन इसके दरमियान 100 साल का गैप आता है, जिसमें ये दोबारा रोमन एम्पायर यहाँ पे आ जाते हैं। वो अभी हिस्ट्री आपको मैं करवा देता हूँ। यहूदियों ने इस बनु अब्बासिड के दौर में दोबारा इसको फतेह करने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये पैलेस्टाइन हिस्ट्री का टॉपिक है, आप ये जीके भी इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे हिस्ट्री है ये प्रॉपर। ठीक है, इस दौर में यहूदी ने दोबारा इसे छीनने की कोशिश की थी बनु अब्बासिद के दौर में। अभी वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो यहां तक क्लियर है आपको पैलेस्टाइन हिस्ट्री? यहां तक आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, चलें, ये मैं रेज करने लगा हूँ। ये आपको रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको रिकॉर्डिंग्स भी ये मिल जाएगी। स्टार्ट से मैं अभी ये कंप्लीट कर लूं, फिर आपको मैं स्टार्ट से ही बता देता हूँ। अच्छा, ये अब्बासिड आ गए, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अब्बासिड के दौर में यहूदी जो दोबारा इसको मतलब कि दोबारा इस पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उसके दौरान उनकी बड़ी जंगें करते हैं मुसलमानों के साथ। तो उस दरमियान एक बड़ी जंग होती है जिसको नाम किया दिया जाता है जी, एक सेकंड, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। रिप्लाई नहीं मिलता, किस नंबर से नहीं रिप्लाई आपको मिलता? आप एडमिन से रब्ता करें, आपको क्यों नहीं कॉन्टेक्ट, आपको रिस्पॉन्स देंगे, वो लाजमी देंगे। अच्छा जी, अब आ जाए जी इसके दौर में जो बड़ी बड़ी जंग हुई थी। पहली जंग हुई थी जी बैटल ऑफ मैजन कट, बैटल ऑफ मैजन कट। बैटल ऑफ मैजन कट, अभी ये जो जंग है, आप लोगों ने अगर ये सल्जूक एम्पायर का वो ड्रामा देखा होगा ना, अलपर अरसलान वाला, तो उसमें वो बार बार अलपर अरसलान के ख्वाब में जो जंग आती है ना, वो यही जंग आती है। पता नहीं आप लोग वो टर्किश ड्रामा में देखते हैं कि नहीं, लेकिन वो जो जंग का नाम लेता है वो इसी मैजन कट जंग का नाम लेता है। ये एक बड़ी जंग होती है, इसमें सारे यूरोप वाले इकट्ठे होकर ना, मतलब कि ये जंग करते हैं, ये इलाका इनसे छीनने की कोशिश करते हैं। ये होती है जी रोमन्स और अलपर अरसलान के बिटवीन होती है। 1071 में ये जंग होती है, 1071 में ये जंग होती है। इधर थे जी सारे के सारे रोमन्स थे, रोमन एम्पायर वाले, और इधर से था जी अकेला अलप अरसलान था, अलप अरसलान। ठीक है, तो ये अलप अरसलान इसमें विन करता है। और इस जंग में होता ऐसे है कि क्या मैं बताऊं कि इन रोमन्स की लाशें कुत्ते खा रहे होते हैं, जानवर खा रहे होते हैं। जब ये इतना बेदर्दी के साथ इन रोमन्स को यहाँ से इस इलाके में से ये मार भगाता है, इतनी कत्ल वारत अलप अरसलान करता है, जहाद करता है ये तो अपनी तरफ से एक तरह से, और इनको बहुत बेदर्दी से कत्ल करता है। तो और फिर बाद में अल्लाह अरसलान खुद फिर इन्हें, इनके जो बादशाह होता है उसको पैगाम भेजता है कि आप अपनी जो लाशें हैं वो यहाँ से उठा लें, हम जंग बंदी का एक तरह से ऐलान करते हैं। तो वो इतना उनपे खौफ बैठ गया था कि वो अपनी लाशें तक उठाने के लिए नहीं आ रहे। तो अल्लाह अरसलान को जब उनके हालत देखी, उस इलाके की, मैजन कट इलाके की जब हालत देखी, तो उसने फिर खुद कहा था 1071, 1071 ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर, 1071 में ये जंग हुई थी। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर इनकी शुरू हो जाती है जी क्रूसेड्स, जिसको कहते हैं जी सलेबी जंगे। ठीक है, चलें, हाँ ठीक है, मैं जिहाद का नाम ले लेता हूँ, जंग का ही नाम ले लेता हूँ, जिहाद हो गया। अच्छा जी, अभी इसके बाद फिर प्रॉपर शुरू होती है जी
यहाँ पे जी क्रूसेड्स शुरू हो जाती हैं इस जंग के बाद, बैटल ऑफ मैजनकट के बाद ये शुरू हो जाती हैं जी क्रूसेड्स। ये क्रूसेड्स अलग से टॉपिक भी है, लेकिन इसको हम इसी में क्लियर करेंगे। क्रूसेड्स इसको कहते हैं जी सलेबी जंगे। क्रूसेड्स को होली वॉर भी कहते हैं। वो होली वॉर इसलिए कहते हैं कि वो होली लैंड के लिए, होली वॉर इसलिए कहते हैं कि वो ये पाक जमीन के लिए जंग लड़ते हैं जी। ईसाई इसको होली वॉर भी कहते हैं, होली वॉर। होली वॉर इसको इसकी अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि होली वॉर को होली वॉर क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं ईसाइयों के अकॉर्डिंग जो ये होली वॉर थी ये किसके लिए थी, ये थी जी उनकी होली लैंड के लिए। होली लैंड वो इसको कहते हैं जी, पैलेस्टाइन को इलाके को वो होली लैंड कहते हैं, होली लैंड कहते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो फलस्तीन है ये सारे मजहब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे मजहब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखिए ना तो वो अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते ये लैंड सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मुसलमानों के लिए भी है। यहाँ पे बहुत सारे नबी आए और मुसलमानों का पहला बैतुल मुकद्दस यहाँ पे है, पहला खाना काबा यहाँ पे है, और सेकंडली उसके बाद पहला किबला। और दूसरा फिर ये ईसाइयों के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा का एक इलाका है बैतुल हलम, बैत हलम उसको कहते हैं, वहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसलिए वो ईसाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहूदियों के लिए इसलिए होगा क्योंकि यहूदियों के तकरीबन सारे नबी ही इसमें आए थे, तो यहूदियों के लिए तो ये ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्रूसेड्स हो गया जी, होली वॉर ये स्टार्ट होती है। अभी इसकी जो पहली क्रूसेड्स थी वो देखता हूँ जी। फर्स्ट अभी क्रूसेड्स वैसे हुई हैं जी 12, इसमें जो पढ़ने वाली हैं वो तकरीबन 3 से 4 हैं बस। वैसे ये क्रूसेड्स जो होती वो काउंट की जाती हैं जी 12, टोटल 12 काउंट की जाती है, लेकिन जो इम्पोर्टेड हैं या जो अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेड हैं या जो अक्सर इंटरव्यू में जिसको लेके डिस्कस करते हैं वो 4 से 5 है बस, और वही मैं आपको करवाऊंगा। बाकी अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो वो फिर मैं आपको उनके ईयर्स जस्ट बता दूंगा और फिर मैं कोई बड़ा बड़ा काम बता दूंगा, ये काम इस जंग में हुआ था, लेकिन वो नॉट इम्पोर्टेंट है। पहले इस पीपीएससी का सिलेबस बहुत है तो आप अपने सर पे क्यों सवाल करेंगे। ठीक है जी, अभी क्रूसेड्स को स्टार्ट कौन करता है ये देख लें जी। अच्छा, होता ये है कि एक इनका पोप था, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि ये सारे के सारे कौन है, ये कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक ईसाई हैं। ये पोप को मानते हैं, अपना बड़ा रहनुमा पोप को काउंट करते हैं। तो इसी तरह एक पोप आया था जी, एडुस ऑफ चेटिलॉन, एडिस ऑफ चेटिलॉन, ये था जी एक पोप। पोप कहाँ पे बैठता है जी, वेटिकन सिटी में बैठता है, ये इटली रोम के अंदर है। इटली रोम के अंदर एक टेम्पल है, ठीक है, वहां पे ये बैठता है जी। मतलब कि इनका जो ईसाइयों का हेड है वो यहाँ पे बैठता है वेटिकन सिटी में, दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी और ये दूसरे एरिया के लिहाज से, ठीक है। और वो क्या है, यूएन का भी मेंबर नहीं है। पोप इसका कौन था, पोप कौन सा आया जी, एड्रेस ऑफ चेटिलॉन आया है। और इसने सबसे पहले ये कहा था कि हमें फलस्तीन के लिए जंगें लड़नी चाहिए। इसने पूरे यूरोप में एक कैंपेन स्टार्ट की कि क्या करें जी, सारे इकट्ठे होकर उस सरजमीन को लें, तो तभी ईसाइयों की और यहूदियों की जो इज्जत है वो बच सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए फिर ये एक तरह से वो सारे मजहबी लोग बन गए थे। आपको मैं बताता चलूं कि दुनिया की मोस्टली जंगें जो हुई है वो मजहब की वजह से हुई है, मोस्टली जंगे मजहब की वजह से, मजहब की वजह से हुई। एरिया की वजह से, इलाके फतह करने की वजह से बहुत कम जंगे हुई। तो ये जंगे भी, ये जंग क्रूसेड भी क्या थी, ये भी सारी मजहब के लिए थी। तो ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, ये हेड ऑफ कैथोलिक चर्च था। ये क्या था जी, हेड ऑफ कैथोलिक, कैथोलिक चर्च हुई वेटिकन सिटी वाला, मैंने बता दूंगा पहले भी। चलिए अब इसकी क्रूसेड्स पढ़ लेते हैं और फिर ये हमारा टाइम भी अप हो जाएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको ये मैं ऊपर वाला रेज करने लगूँ। ये असल में ये एक तरह से ये दूसरे बच्चों के लिए डेमो क्लास इसलिए थी कि आपको बताता चले कि हमारा मेथड ये है, हम इस मेथड से पढ़ाएंगे, इस मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे, मेथड बताना मकसद था। बाकी टॉपिक कोई करवाना मकसद नहीं था, टॉपिक तो मैं आपको ये किसी वक्त भी करवा सकता था। चले जी, पहली फर्स्ट क्रूसेड्स होती है जी आपकी, पहली सलीबी जंग। ये जी स्टार्ट होती है जी 1096 से 1099 तक, 1096 से 1099 तक। और इस जंग में क्या होता है कि 1098 में यहाँ पे यहूदियों का कब्जा आ जाता है, यहाँ पे यहूदियों का, फलस्तीन पे यहूदियों की, सॉरी यहूदी नहीं, ईसाइयों का कब्जा आ जाता है। क्रिश्चियन वॉन, क्रिश्चियन जीत जाते हैं।
और उसके बाद ये टेक कंट्रोल, और यहाँ का कब्जा अपने ले लेते हैं, और 1098 में ये कंट्रोल लेते हैं यहाँ का। ठीक है, अभी देखें आपको मैं सिंपल अगर बताता जाऊं तो 637 से लेकर 1098 तक ये इलाका किसके अंडर रहता है? मुसलमानों के अंडर रहता है। और फिर यहाँ से 1098 से लेकर 1087 तक ये ईसाइयों के कब्जे में रहेगा, 90 साल के लिए तकरीबन, 90 ईयर्स के लिए। वो आगे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे दोबारा इसको करेगा जी। ठीक है, ये फर्स्ट क्रूसेड होगी आपकी। ये 1096 से 1099 तक कोई टेक कंट्रोल इसका लेता है जी, वो सारा का सारा वो ईसाई ले लेते हैं। और उसके बाद फिर इसकी आगे इसलिए भी जंग चलती ही रहती हैं, जल्दी रहते हैं। तो मजीद फिर आपकी ये फिर आगे होती है जी, सेकंड क्रूसेड होती है। अच्छा जी, सेकंड क्रूसेड्स, ये होती है जी 1187 में। सेकंड क्रूसेड्स होती है 1187 में, क्योंकि मुसलमान अब एक तरह से ये इलाका तो इन्होंने दे दिया, और ईसाइयों ने यहाँ पे क्या किया, फिर इतनी यहाँ पे इस एरिया में अपनी फौज और इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम, इतना पूरी की पूरी रोमन एम्पायर ने अपना जोर लगा दिया था इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, बाद में फिर ये मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये आपके अंडर है। लेकिन फिर वो एक एग्रीमेंट, एक रूल तोड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पे अटैक करता है, और फिर ये सारा का सारा इलाका अपने अंडर ले लेता है, और उसको उसको नाम दिया जाता है जी बैटल ऑफ हतीन। ये वो किंगडम ऑफ हेवन, इस पे हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है, किंगडम ऑफ हेवन, अगर आपने ऐसे किसी ने देखनी हो, इस पे जो ये बैटल ऑफ हतीन पे जो बनी हुई है मूवी, वो है जी किंगडम ऑफ हेवन। ये हॉलीवुड की मूवी है, और उसमें इस सलाहुद्दीन का सही खौफ दिखाते हैं वो। मतलब कि ये देख लें, ये ऐसा रूलर था जिसको, जिसका खौफ वो खुद एक्सेप्ट कर, साल बाद, बैटल ऑफ हतीन। ठीक है, ये सेकंड क्रूसेड में फेमस थी। ये हुई है जी 1087 में, एग्जैक्ट डेट लिख लें, 2 अक्टूबर 1087, सॉरी 1187 में ये जंग होती है जी। यहाँ से बंदे इसमें कौन कौन थे जी, जो इसमें लड़ने वाले थे? एक से था जी रिजनॉल्ड। ये अगर आप वो किंगडम ऑफ हेवन देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये आपको फिंगर टिप पे ये सारी की सारी इसराइल वाली हिस्ट्री आपको मतलब कि ना इसका आइडिया हो जाएगा आपको। रिजनाल्ड, रिजनाल्ड वन था जी, और यहाँ से था जी सलाहुद्दीन अयूबी। ठीक है, रिजनाल्ड और सलाहुद्दीन अयूबी के बिटवीन ये हुई थी, और इसमें फिर क्या करे, ये विन कर गया था, और इसने क्या किया था, ये इस पे बैटल, इसके बैतुल मुकद्दस पे मुसलमानों का कब्जा आ गया था। अब फिर 1187 से लेकर 1948 तक, तकरीबन कोई 900 साल के लिए, हाँ 900 साल नहीं, 800 साल के लिए, 800 साल तक ये किसके अंडर रही? ये मुसलमानों के पास ही रही, इतने लंबे अरसे के। और फिर 24 मई 1948 को ये प्रॉपर किसके अंडर चली जाती है जी? यहूदियों के अंडर चली जाती है। क्रिश्चियन यहाँ से फिर चले जाते हैं। क्रिश्चियन पे यहाँ पे ये खैर काफी बड़ी डिबेट्स है क्रिश्चियन और यहूदियों को लेकर इस जमीन पर। क्रिश्चियंस ने फिर इस पे दोबारा कभी इस पे इसको हासिल करने की कोशिश नहीं की। जब ये क्रूसेड्स खत्म होंगे तो उसके बाद देखेंगे क्रिश्चियन कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यहूदी यहाँ पे फितना बन के आएंगे। और कुरान मजीद में भी सबसे बड़ा फितना ये यहूदियों को ही कहा गया। ईसाइयों के साथ देख लें, अगर आप ओहद नबवी में भी देखें, तो ईसाइयों के साथ हमारे एग्रीमेंट होते रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्रीमेंट होते रहे हैं, और ठीक है एग्रीमेंट चलते रहे हमारे। लेकिन यहूदियों के साथ जितने एग्रीमेंट हुए थे वो हमेशा उन्होंने तोड़े थे। तो असल फितना जो है वो यहूदी है, ईसाई इतना फितना नहीं है। खैर वो भी मतलब कि कुरान मजीद में तो है ना, यहूदी निसारों के साथ ये ऐसा वैसा मत करो, उसके साथ उनके साथ ये वो क्या कह रहे हैं, उनके साथ रिश्तेदारियां ना बढ़ाओ, यहूदो निसारा। तो ये निसारा इन्हीं को कहते हैं ना, क्रिश्चियन को कहते हैं। तो वो तो है, लेकिन फिर उसके साथ ही फिर वो डिफरेंट हदीस भी हैं क्रिश्चियंस को लेकर कि असल फितना तो यहूदी है, ईसाइयों को तो नहीं कहा गया है ना। ठीक है, ये बैटल ऑफ हतीन हो गई, सलाहुद्दीन अयूबी और रिजनाल्ड वन के बिटवीन हुई थी, और सलाहुद्दीन अयूबी ने विन कर ली थी। अभी सलाहुद्दीन अयूबी की अगर मैं बायोग्राफी बताऊं तो मैं बता दूं, तो इसके बाप का नाम था नजमुद्दीन। नजमुद्दीन इसके बाप का नाम था। 1138 में ये इराक के इलाके तकरीत में पैदा हुआ था। 1138 में, 1138 में इराक के शहर तकरीत, तकरीत में ये पैदा हुआ था। उसके बाद फिर ये नूरुद्दीन जंगी, आपने नाम सुना होगा, जिसने ये वो मस्जिद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक तरह से है, जान की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे कब्र मुबारक है,
उसके गिर्द वो शीशा शीशा पलाई दीवार बनाई थी, नूरुद्दीन जंगी। उसकी फौज में ये भर्ती होता है। और फिर 1174 में नूरुद्दीन जंगी की जब डेथ होती है तो उसकी बीवी के साथ ये शादी कर लेता है। तो वो मतलब कि पाक तरीके से होती है, कोई वो दूसरी बात नहीं थी जो दूसरे बादशाह, हिंदू बादशाह या वो दूसरे करते रहे, वो ऐसा सीन नहीं था। तो अभी लेक्चर एंड हो गया, मैं इसलिए लिख नहीं रहा कुछ, बस ये यहीं तक है। ये आपको मकसद ये था कि आपको आइडिया दे दें कि इस तरह से करके हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। अभी आपकी जो क्विज़ हैं वो मैं आपको हल कर देता हूँ। आप पूरे, आपको 20 मिनट हैं आपके पास। जिस चीज की कोई भी क्विज है सेशन ज्वाइन करने के रिलेटेड, या जो ओल्ड स्टूडेंट भी हैं उनकी भी कोई है, तो आप अपना पूछ ले सारा कुछ। बाकी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। ये चलता रहेगा ना फरजाना, ये आप लोगों का तो चलता रहेगा ना। अब जिसकी कोई भी किसी तरह की कोई सेशन को लेकर ज्वाइन करने के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वो पूछता जाए। हाँ, सेशन इसका स्टार्ट, ये आपको सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अप्रैल 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट करना था, लेकिन वो थोड़ी मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं हो सका। जी जी, ओवर हो चुकी है। लेकिन उसकी ओवर हो चुकी हो, लेकिन अगर वन पेपर को लेके आपने प्रिपरेशन करनी है तो ये उस ओवरऑल के उसके लिए है। इंटेलिजेंस ऑफिसर में ये है कि जस्ट मैं कंप्यूटर थोड़ा आपको डिटेल से करवाऊंगा, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल, जैसे दूसरे वन पेपर सब्जेक्ट 80% जो दूसरा पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा उसका, मेडिकल होगा आपका। आपकी आई सेट चेक की जाएगी, आपको एल्बो एंगल चेक किया जाएगा, आपकी वो नी नॉकिंग चेक की जाएगी, तो इस तरह की वो चीजें होंगी। जी जी, उसकी मोटर में पुलिस का नहीं पता यार, नो आइडिया। हाँ, ड्यूरेशन इसका 3 मंथ होगा। सॉरी, इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो ड्यूरेशन है वो आपका होगा 60 डेज होगा आपका। 60 डेज होगा, क्योंकि फिर अभी पेपर भी आपका हो जाएगा ना, फिर 7 दिन तक तो आपका पेपर भी हो जाएगा। 60 दिन ही आपका इसका ड्यूरेशन होगा। हाँ, इसके लिए हिस्ट्री के लिए मैं अगर आपको मैं बुक सजेस्ट करूं तो आप ले लें जी। अगर आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़नी है ना, तो आप ले लें प्रोफेसर अब्दुल रहमान की बुक ले लें। हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री के लिए वो बेस्ट रहेगी आपके लिए, बेसिक हिस्ट्री के लिए, ज्यादा एडवांस नहीं। आ, हाँ शायद ये मोटरवे का मुझे नहीं पता, दे पता कर लें आप। हाँ, 24 बनते हैं, मैं तैयारी करूँ या नहीं यार, तैयारी करें ना, क्यों नहीं करें, एकेडमी नंबर पे आपकी थोड़ी होनी है। अभी मैं आपको इसका बता दूं, तो सिर्फ ये ऐसे है कि अभी देखें टेस्ट में आपके नंबर आ जाते हैं जी, 80 नंबर आपका टेस्ट में आ जाता है। ठीक है। और इधर से इंटरव्यू में भी आपका 80 नंबर आ जाता है, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी सिलेक्शन ना हो। और ये 24 वाले मैंने लड़के टॉप करते देखे हैं। मेरा खुद दोस्त है जिसके 26 नंबर थे, और जिसने पीपीएससी में टॉप किया था। हाँ, उर्दू कहाँ से पढ़ना चाहिए, वैसे उर्दू तो मैं आपको सारी खुद करवाऊंगा, टोटल खुद करवाऊंगा, लेकिन अगर आपने फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है, स्मार्ट सीरीज की बुक ले लें। वहां से एमसीक्यूज हैं, थोड़ा रटा रोटा लगा लीजिएगा। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं ये खुद पढ़ाऊंगा, उर्दू उर्दू का सारा सब्जेक्ट। स्मार्ट सीरीज की बुक ले लें, वो बेस्ट है। हाँ, जीके किससे स्टार्ट होगा, जीके हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा जी। आप लोगों का जो अलहदा से है वो इंशाल्लाह आपका मैं पाक स्टडी से स्टार्ट करवाऊंगा, या इस्लामिक स्टडी से करवा दूंगा। हाँ, इंटरव्यू की तो मैं लाजमी करवाऊंगा। हाँ, अकबर सन्स भी ठीक है, मैंने देखी है, लेकिन उससे बेहतर है वो स्मार्ट सीरीज वाली जो मैंने बताई ना, वो उससे बेहतर है, मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया है मैं। हाँ, ये पास पेपर को मैं खुद कवर कराऊंगा आपको। ये जो अभी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी मतलब कि आती रही है पास पेपर में। ये सारे के सारे पास पेपर मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको, और आपको एक एक क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। रेगुलर क्लास आपकी परसों से स्टार्ट होगी, और ये एक ही हमारी डेमो क्लास है। जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं तो नहीं सही। ये एक ही हमारी डेमो क्लास है इसके, क्योंकि हमारा वो आगे एक ऑलरेडी सेशन चल रहा है, तो उसको भी हमने लेके चलना है, तो इसलिए फिर कोई और मजीद डेमो क्लास नहीं होगी, हमने दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, टाइम जो होगा, टाइम होगा ऑलमोस्ट, टाइम टाइम हाँ, क्लास का टाइम वो 1.5 घंटा भी हो सकता है, कभी 2 घंटे भी, कभी 2.5 घंटे भी होगा।
जब दिन थोड़े रहते हुए जब मुझे पता चल जाएगा ना पेपर कब है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं कभी कभी क्लास एक दिन में दो दो क्लासेस भी लूंगा, क्योंकि सिलेबस तो क्लियर करवाना है ना आपका। हाँ नोट्स है ना यार, नोट्स है ना, नोट्स क्यों नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस काबल कर दूंगा कि आपको मेरे नोट्सों से ज्यादा अपने नोट्स ही अच्छे लगेंगे, और आप खुद ही बनाएंगे अपने नोट्स। हाँ वो ये एडमिन से आप कनेक्ट कर लीजिएगा मजीद ना, फी वगैरह के चक्कर में जितने भी होंगे। जी जी, टेस्ट मैं खुद लूंगा और खुद ही चेक करूंगा मैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारा टेस्ट होगा बुध वाले, सॉरी हाँ संडे को, नेक्स्ट संडे को हमारा टेस्ट है। तो आप लोगों में से अगर कोई देना चाहे तो वो दे सकता है। वो फ्री टेस्ट होगा आप लोगों के लिए, पहला टेस्ट होगा आपका, वो फ्री होगा। आपके दिन थोड़े किधर रह गए, आप कहीं जा रही हैं? चलें रूसा, थैंक यू। टेस्ट को लेके हम थोड़ा काफी ज्यादा एक तरह से सीरियस भी होंगे। तो सीरियस ऐसे होंगे कि जिन लोगों के टेस्ट में बिल्कुल नंबर नहीं होंगे तो उनको फिर एक तरह से वो क्या कहते हैं पेनल्टी, वो भी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि उनको अगर दो से तीन टेस्ट उन्होंने ऐसे ही मतलब कि स्किप कर दिए, तो फिर हो सकता है उनको रिमूव कर दिया जाए, उनको सेशन में से उड़ा दिया जाए अगर वो सीरियस नहीं लेंगे। तो इसलिए टेस्ट के मामले में हम काफी ज्यादा सीरियस होंगे। अच्छा, ये कि 20 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है आपके लिए, जो फर्स्ट 20 से 30 स्टूडेंट होंगे उनके लिए डिस्काउंट है। जी मैम, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे ये ना, आपसे ये कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ इंग्लिश के लिए अगर आप ले लें तो वो ले लें आप, क्या कहते हैं उसको यार, आफ्ताब अहमद की बुक ले लें। हमारी एकेडमी प्रॉपर भी है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बुक, हाँ आफ्ताब अहमद की बुक ले लें इंग्लिश के लिए। न्यू कमर शुड ज्वाइन दिस, हेल्पफुल, खुद नहीं पढ़ सकते उनको। हाँ ये तो फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि खुद ही पढ़ने को दिल करेगा इंशाल्लाह। अ, अभी ऐसा अगर प्रॉपर देखा जाए तो प्रॉपर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर ये कराची की है, लेकिन उससे हट के मोस्टली ये ऑनलाइन ही सेशन स्टार्ट लेते हैं, ऑनलाइन ही सेशन लेते हैं। सर असल में मैंने इनको बताया हुआ है कि मुल्तान से एकेडमी को देखा जा रहा है, तो ये है कि ऑनलाइन एकेडमी है, सर कराची में होते हैं, मैं मुल्तान में होती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, इस वजह से ऑनलाइन है एकेडमी। अभी कोई फिजिकल एकेडमी नहीं बनाई इसकी।
लेकिन आपको गाइड एक तरह से फिजिकल ही गाइड किया जाएगा। अगर किसी का अल्लाह खैर करे, होंगे स्टूडेंट ऐसे जो टेस्ट क्लियर भी करेंगे, तो उनको अगर मतलब कि फिजिकल भी इंटरव्यू की तैयारी करवानी पड़ी तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह इसी की आपको करवाई जाएगी, डोंट वरी। इसी की ही आपको करवाई जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप ये एक सेशन के लिए आप करेंगे, लेकिन होगा ऐसे कि ये आपके जो दूसरे टेस्ट है ना, जैसे अगर आपने एडी लेबर में अप्लाई किया हुआ है, इंस्पेक्टर लेबर में अप्लाई किया हुआ है वन पेपर के लिए, तो उस सारे के ये क्लियर हो जाएं।